नमस्ते भाइयों और बहनों और दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है ये बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। उनके ऊपर ही नन्ही सी जान शिशुओं के ऊपर आधारित है, जो कि जस्ट पैदा होने से लेके 4-5 साल तक, जब तक कि वो अपने पैरों पे खड़े ना आ जाएं, स्कूल जाना ना सीखें, तब तक का उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा रहता है। तो उनको हम कैसे ठीक करें, क्योंकि एक बच्चे को ठीक करते हैं ना तो पूरा परिवार धीरे धीरे खिंचा चला आता है कि माँ का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमने पहले माँ का भरोसा जीता, फिर माँ को ठीक किया तो पिताजी का भरोसा जीता, पिताजी को ठीक किया तो दादी बाबाओं को लगता है कि अरे हाँ, हम भी ठीक हो सकते हैं होम्योपैथी से। तो ये पूरा जो वीडियो है ये आप अपने क्लिनिक में या अपने परिवार में या आपके खुद के बच्चों को आप कैसे होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। भले ही वो बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, उसका कोई महत्व नहीं है होम्योपैथी में। आपका ये रहता है कि हम इसको कैसे बाकी की दवाओं से बचा के रखें। और होम्योपैथी जैसे बहुत प्राकृतिक तत्वों से बनी है, और उसमें जो क्रूड लेवल होता है मेडिसिन का, जो बहुत ज़्यादा जैसे एलोपैथी में दी जाती है, वैसा नहीं होता है। एनर्जी मेडिसिन है ये, कि आपके मेडिसिन आपकी बच्चे के एनर्जी लेवल, जो वाइटल फोर्स है जो हम कहते हैं कि जिससे कि हमारा पूरा शरीर चलता है, जैसे कि हम सोते हैं या जागते हैं तो हमको अंदर के ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं ये महसूस नहीं होता, इसका हमको एहसास नहीं होता ये कैसे चल रहा है। हम नहीं बोलते कि हार्ट चलो शुरू हो जाओ, 72 बीट्स पर मिनट आने चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट चलो शुरू हो जाओ, 22 साइकिल्स पर मिनट ब्रीदिंग होनी चाहिए। ऐसे हम कोई मशीन के जैसे नहीं काम करवाते हैं अपने ऑर्गन्स को कि चलो हमने खाना खाया अभी पेरिस्टाइल से शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है। ये सब बहुत ही जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, और एक अंदर ही हमारे अंदर शक्ति है जिससे कि ये सब का निर्माण हुआ है, और जिससे कि ये सब चलती रहती हैं अपने अपने समय पे, और जैसे उनको चलना है और एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलती हैं। तो ये जो मिलजुल के चलते हैं उसको हम हार्मनी कहते हैं। तो ये जो अंदर शक्ति है, इसको हम होम्योपैथिक मेडिसिन, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी एक एनर्जी मेडिसिन है। वो कोई क्रूड लेवल की मेडिसिन नहीं है कि हमने जड़ी बूटियाँ ली और उसको, या फिर कोई एक केमिकल लिया और उसको बहुत सारा संजो के और फिर उसको 750 मिलीग्राम दे दिया, ऐसा नहीं है। उसमें तो 1 मिलीग्राम का भी तत्व नहीं होता है, बस उसके एक आभास होती है कि वो कैसा होगा, उसकी एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी के बेसिस पे आपके बच्चे के व्यवहार के ऊपर, आपके बच्चे का जो भी उस समय तकलीफ़ है, उस समय वो कैसा पेश आ रहा है। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ही अबोध होते हैं, भोले होते हैं, निष्कपल निश्चल होते हैं। तो वो जो भी करते हैं अपने भोलेपन में, हमको यही पकड़ना है बस, और इसी को हमारे मेडिसिन के जो आभास है उससे मैच करके हम दे देते हैं। तो इन बच्चों में जो भी व्यवहार पाए जाते हैं, मैं करीब 5 रेमेडीज़ का आपको डिस्क्राइब करूँगी कि भले ही उनको स्किन प्रॉब्लम है या बुखार है, सर्दी ज़ुकाम है, पेट ख़राब है, जो भी है, लेकिन उस समय वो कैसे बर्ताव करते हैं ना, उसको हमको पकड़ना होता है। तो हम शुरुआत करते हैं, और ये सब समझने के लिए मेरे गुरु डॉक्टर मिलिंद राव सर और डॉक्टर अशोक महंती सर और डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि मैं जब माँ बनी थी तो जब मेरे बच्चे बीमार होने लगे तो मैंने उनको कैसे एलोपैथी और वैक्सीनेशन से बचा के रखा, और कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको सिर्फ होम्योपैथी से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो अपने बच्चे और मैं गुरुओं का योगदान मानूंगी कि उनके वजह से मुझे होम्योपैथी आई है, और ये कॉन्फिडेंस आया जो मैं दिखा सकती हूँ दूसरे लोगों को भी। तो अगर आप ये कॉन्फिडेंस बना के रखें और कैसे भी जुटे रहें कि हम होम्योपैथी से कैसे बच्चे को ठीक करें, थोड़ा सा आपका पेशेंस चाहिए होगा, थोड़ी सी आपका खुद का विश्वास इसमें चाहिए होगा कि हाँ, हम कर सकते हैं, और सही समय पर सही डॉक्टर को अप्रोच करें, या फिर खुद अपने आप में एक सोच लेके आएँ कि मैं इसमें क्या और स्टडी करूँ और क्या अपने आप का सुधार करूँ कि मैं सही दवाई दे पाऊँ। ठीक है, तो हम पहले शुरुआत करेंगे उन रेमेडीज़ से कि जिनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो ये 5 रेमेडीज़ जो मैं करूँगी एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर में हैं वो।
तो अगर आप रूब्रिक्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश के वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे रेमेडीज़ के की रूब्रिक्स ऑफ एक्यूट प्रेजेंटेशन को कंपाइल किया हुआ है। तो हम शुरुआत करेंगे कैमोमिला से। तो कैमोमिला में क्या ख़ास बात होगी, कैमोमिला का बच्चा जब बीमार पड़ेगा, तो ये मैं आज पूरे वीडियो में इस बच्चे का की सहायता लूँगी, क्योंकि इनके ही वजह से, ये मेरे बच्चे का बच्चा है, मतलब ये उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए नए कपड़े भी आते हैं, तो हम सब कुछ करते हैं इसके लिए। तो कैमोमिला बच्चा कैसा होता है, तो कैमोमिला जैसे कि ना बहुत ही खेलता कूदता बच्चा, अचानक से आप देखें वो धीरे धीरे रोना शुरू कर रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ोर ज़ोर से रोएगा तभी आप कैमोमिला के बारे में सोचेंगे। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है ना, तो डलनेस इन चिल्ड्रन में भी देखेंगे तो कैमोमिला दिखेगा आपको। तो ये पहले तो डल हो जाता है, मतलब जो उसके रोज़मर्रा के खेलने कूदने की एक्टिविटीज़ हैं वो धीरे धीरे आपको देखेंगे कि आज कम खेल रहा है और खिन 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 ज़्यादा कर रहा है, खिन 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 करना शुरू करता है। फिर जैसे आप उसको चुप करने जाओगे, या आपने उसके ऊपर सपोज़ शुरू में ध्यान ही नहीं दिया कि इसको कुछ हो भी रहा है, तो क्या होएगा, वो देखेगा कि अरे मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा और ज़ोर से रोने लगेगा अगले दिन पे या थोड़े घंटों में, अगर बहुत अक्यूट कुछ प्रॉब्लम है तो वो और थोड़े ज़ोर से फिर भी देखा अरे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और मेरा तो तकलीफ़ बढ़ती जा रही है, फिर और भी ज़्यादा पिच हाई होने लगेगी उसकी। और फिर जैसे उसकी बात किसी ने समझी नहीं कि उसको उस समय पे शायद दूध पीना था, उसको भूख लगी थी और माँ अपने काम में लगी हुई थी, या माँ थी नहीं उस समय, या कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, सब अपने अपने में बिज़ी हैं। तो इसने देखा कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है और मेरी भूख बढ़ती जा रही है, तो भूख बढ़ने की वजह से उसको कुछ हो रहा है, तो वो और ज़ोर से चिल्लाता है और फिर वो इतना नाराज़ हो जाता है ना कि मेरी क्या गलती है अगर मुझे भूख लग रही है। तो ये कोई भी सोच उसके अंदर आ सकती है, उत्पन्न हो सकती है कि वो नाराज़गी है या दुख है, जो भी है, तो उसके वजह से वो एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है ना, वो धीरे धीरे रोना शुरू होता है कैमोमिला का, से लेके नॉइज़ इंक्लाइन टू मेक नॉइज़ तक जाता है। और फिर जब वो ज़ोर की आवाज़ करने लगता है तब लोगों को लगता है अरे हाँ इसको तो कुछ चाहिए, चल आ बच्चा अरे तू रो रहा था आ। फिर माँ उसको फीड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फीड लेता नहीं है, वो उस टाइम पे एकदम झटकार देता है, वो बोलता है जा यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। मतलब वो स्नैपिश जो हम बोलते हैं कि एकदम अनसिविलाइज्ड बिहेवियर, कि जब जो उसको चाहिए था तब तो किसी ने समझा ही नहीं, तो अब क्यों देने आए हो, ये कैमोमिला की थिंकिंग रहती है कि अब मुझे चाहिए ही नहीं। और वो नहीं चाहिए के साथ में उसके अंदर एक कैप्रिशियसनेस रहती है कि उसको खुद को अब समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे क्या चाहिए था, और जब उसको वो मिलता है ना तो वो उसको झटकार देता है, क्योंकि अब वो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चला रहता है। कैप्रिशियसनेस मतलब कुछ तो चाहिए पर क्या चाहिए अब उसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब वो अपना जो बैलेंस था वो खो बैठा है, तो वो खो बैठता है वो बैलेंस को और बहुत ज़्यादा रोना धोना मचा देता है। फिर आपको जब उसको चुप करना होता है तो वो फीडिंग भी नहीं ले रहा है, तो आप चुप कैसे करोगे ना, आप उसको धीरे धीरे से हिलाना शुरू करोगे, ओ बेबी चुप हो जा फिर उसको हम एक रॉकिंग मोशन में लेके आते हैं, कैरी करते हैं, ओ जैसे ही गोदी में लिया वैसे ही शांत हो गया, और फिर गोदी में लेके उसको आपको रॉक करना पड़ता है। जैसे जैसे आप उसको रॉक कर रहे हैं तो वो शांत होने लगता है, और फिर क्या होता है ना, आपको लगता है अरे वो तो धीरे धीरे सो गया। तो आप जैसे ही उसको बिस्तर पे लिटाएंगे वैसे ही वो फिर से जाग के रोने लगेगा, फिर आपको फिर से उठाना पड़ेगा, फिर आपको फिर से उसको रॉकिंग करनी पड़ेगी। तो हमारे जो झूले हैं हम अक्सर उनको ऐसे कपड़े में बांध के, और ट्रेन में भी हमने देखा है माओं को ये करते हुए कि वो जहाँ भी जाती हैं तो वो झूला लेके घूमती हैं कि हम जैसे 2 कपड़ा बांधें उसमें रखें और उसको हिलाते रहें तो वो आसानी से सो जाता है, तो वो रॉकिंग की आदत उसको होती है। फिर दूसरी रेमेडी है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक में क्या होता है ना, आर्सेनिक की माँ जो है, अब ये आर्सेनिक, कैमोमिला और सिना आपको तीनों रेमेडीज़ रॉकिंग अमिलोरेट में दिखेंगी, तो आपको लगेगा अरे हाँ आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें ना रॉकिंग से। तो आर्सेनिक का बच्चे को ऐसे वाली रॉकिंग नहीं चाहिए, आर्सेनिक के बच्चे को चाहिए ज़ोर ज़ोर से रॉकिंग, ज़ोर से। तो आपको उसको धीरे से करने में बिल्कुल शांति नहीं दे पाएंगे आप उसको, या ज़ोर से हिलाते रहो, तब उसको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ
अच्छा लग रहा है, और तब वो शांत होएगा। अब सोचो ऐसे आप रॉकिंग या फिर ऐसे ज़ोर वाली कैरी डिज़ायर टू बी कैरी फास्ट एंड रॉकिंग अमिलोरेट रैपिडली, ऐसा उसका रूब्रिक है, रॉकिंग फास्ट अमिलोरेट। तो सोचो आप ऐसा जो है ना रात भर कर रहे हो, रात भर माँ और पिताजी उसके यही करने में लगे हैं, तो जो हालत हो जाएगी उनकी, मतलब वो थोड़ा भी ऐसे बिस्तर पे लिटाओ फिर ज़ोर से, फिर आप उसको ऐसे ऐसे, मतलब आपकी शक्ति कितनी जा रही है। तो रॉकिंग से क्या होता है ना, बच्चे का बहुत कुछ इम्प्रूव होता है, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मैं सही माहौल में हूँ, सही लोगों के साथ में हूँ, मेरा ध्यान रखा जा रहा है, और उससे ब्लड सर्कुलेशन, उसका मोटर डेवलपमेंट्स, इमोशनल एंड सोशल नीड्स, ये सब रॉकिंग से जुड़े हुए हैं। तो हम रॉकिंग करने से बच्चे को शांत, और जो बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं उनमें भी जब रॉकिंग चेयर पे बैठते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। तो उससे क्या हो रहा है ना, हमारा पूरा संतुलन में आ जाता है सब कुछ, पूरा बॉडी ओवरऑल, तो हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है, हमारा एक बैलेंस बना रहता है। तो रॉकिंग से काफ़ी फ़ायदे हमको दिखते हैं। तो वही हम इन रेमेडीज़ में भी देखते हैं कि वो सच्ची में ऐसा करने से शांत हो जाते हैं। और जनरली आर्सेनिक बच्चे की क्या खूबी होती है ना, वो ये सब किससे करवाता है, बाइटिंग टम्बलर व्हेन ड्रिंकिंग, मतलब जो उसको पानी पिला रहा है, जो उसको खाना खिला रहा है, जैसे माँ है, तो वो उसी को जाके सबसे ज़्यादा हैरान परेशान करते हैं। तो उनकी हालत जो है ना सुबह तक एकदम थकी हुई माँ होती है ना, कि डॉक्टर इतना मैं थक गई ना, रात भर जगाया उसने। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको इसको आर्सेनिक देने की ज़रूरत है, माँ को नहीं, बच्चे को, क्योंकि बच्चे ने हैरान किया है इतना। तो ये आर्सेनिक बच्चे के लक्षण हैं। फिर ये ऑल्सो इसमें भी हैं, क्वाइटेड कैनॉट बी। तो क्वाइटेड कैनॉट बी मतलब उनको शांत ही नहीं कर सकते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। कैसे शांत होंगे, आर्सेनिक और कैमोमिला दोनों के बच्चे कैरिड ओनली बाय बीइंग, मतलब आपको उनको उठा के ही रखना है, तभी वो शांत होएंगे। मोशन कैसा आ रहा है उसके हिसाब से आपको उनको रेमेडी देनी होगी। फिर तीसरी रेमेडी है सिना। सिना जो है वो क्वाइटेड कैनॉट बी में है, क्वाइटेड कैनॉट बी कैरिड बाय बीइंग ओनली में नहीं है। तो क्वाइटेड कैनॉट बी मतलब आप उसको चुप ही नहीं कर सकते। तो फिर चुप कैसे करेंगे, क्योंकि वो कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड ओवर द शोल्डर है। ओवर द शोल्डर मतलब आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी है, पूरा उसको इस तरह से उठाना है। सिना का एक बहुत ही ज़बरदस्त रूब्रिक है, रॉकिंग फास्ट अमिलोरेट। सॉरी, वो आर्सेनिक में नहीं था, ये सिना में है। आर्सेनिक में कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट है, फास्ट मतलब तुरंत करो, ठीक है। और रॉकिंग फास्ट ये भी तुरंत करो, और रॉकिंग से ही वो शांत होगा। और आर्सेनिक जो है उसको कैरी करो, तुरंत करो, लेकिन उसको रैपिडली करो। रैपिडली और फास्ट का क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ कि आर्सेनिक रैपिडली में है, ऐसे तेज़ी से तेज़ी से तेज़ी से, हाँ। तो एक तो होता है तुरंत, और एक सेकेंड, हाँ जस्ट एक सेकेंड, और एक होता है तेज़ी से करो। तो आर्सेनिक को चाहिए कि आप तेज़ी से भी करो और तुरंत भी करो, वो थोड़ा भी समय नहीं आपको देना चाहता है। तो आपको ऐसा लगता है वो मुझे कितना दौड़ा रहा है ना। और सिना का क्या है, कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड ओवर द शोल्डर एंड रॉकिंग फास्ट। तो उसको रॉकिंग तो चाहिए फास्ट, लेकिन उसके साथ साथ वो जो इसका थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको, जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हो ना आप सिना को, आपको सिना को बहुत ज़्यादा ज़ोर से करना पड़ेगा। उसको जब बहुत तेज़ी का झटका लगेगा ना, या फिर हम जनरली पैर पे बिठाते हैं बच्चे को ना, और ऐसे ऐसे करते हैं, जब ये झटका देते हैं ना उसको, तब उसको एहसास होता है कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, और वो शांत होता है। तो सिना को चुप करने में आपको ये याद रखना है कि आपको ओवर द शोल्डर मतलब इस तरह से रॉकिंग बाय फोर्सफुल लिफ्ट इसका नाम दिया है, कि आपको फोर्स लगा के उसकी एनर्जी को लिफ्ट करना पड़ेगा, तब वो शांत होगा, ठीक है। अब ये जो रेमेडीज़ हैं ये ना एंग्जाइटी कंसाइंस में भी है। मतलब जैसे बच्चा चलना सीखता है, घुटने चलना सीखता है, तो कुछ भी ना मुंह में ले लेता है,
तो मुंह में ले लेता है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे उसने जूते चप्पल मुंह में ले लिया, अरे उसने ज़मीन की कोई भी चीज़, तो हम जाके उनको ना तुरंत झटकारते हैं कि अरे ये क्या किया तूने। मतलब वो तो बहुत ही अबोध है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो मुंह में ले? क्योंकि जो फर्स्ट सेंसेशन डेवलप होता है वो मुंह से आता है, टंग से आता है। वो चीज़ों को महसूस, जो एनवायरनमेंट को महसूस करना अपने टंग से सीखा है फीडिंग के थ्रू, तो वो हर एक चीज़ मुंह में लेता है और ये 1 साल तक ही फेज़ चलता है। तो उस बीच में जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस आता है तो उसको लगता है अरे मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, तो वो एक गिल्ट उनके अंदर आने लगता है, जिससे कि उनको आक्रोश भी आता है और जिससे उनको दुख भी आता है। लेकिन वो एक्सप्रेस कैसे करें, तो उनको कुछ ना कुछ बीमारी होती है इन एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि वो उसको समझ ही नहीं पाते हैं और वो एकदम से डर के उठने लगते हैं। तो ये डर के उठने वाला बच्चा ना सिना होता है, और सिना को आसपास स्ट्रेंजर्स आए, वो किसी को कोई देखना भी नहीं चाहता, लुक इवेड करता है और थोड़ा सा रिजर्व्ड बच्चा होता है सिना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले रेमेडी की तरफ, और वो है एंटम क्रूड। एंटम क्रूड का क्या है ना, ये भी लुक्ड कैन नॉट बेयर टू बी लुक्ड एट, एंड गुस्सा इसमें भी है, और एपिकैक भी हम करेंगे उसमें भी है। अब इसमें क्या है ना, जैसे कैमोमिला में कैरेसिंग था कि आप मुझे प्यार करो, मुझे धीरे धीरे से कैरी करो, कैमोमिला को अच्छा लगेगा। लेकिन एंटम क्रूड को सूद करो। सूद करो का एक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको, जहाँ की मेरी बच्ची थी, छोटी सी थी वो, तो मैं उसको गार्डन में लेके आई और वो खेलते खेलते गिर गई। तो उसके 2 दांत हैं वो नीचे के होंठ में आके, और अंदर का पूरा म्यूकोजा उसका खड्डा हो गया और वो ऐसे लटक गया और उसमें बहुत खून निकलने लगा। अब अंदर तो स्टिचेस भी नहीं दिए जा सकते, पर मुझे ये मालूम था कि ये मुझे कहीं भागना नहीं है, मैं सीधे उसको, इतना खून आ रहा था, तुरंत पानी पिलाया, और वो पानी भी नहीं ले पा रही थी, इतना दुख रहा था, और घर लेके आ गई। घर लेके आके मैंने सर को फ़ोन किया कि सर इसको ऐसा ऐसा हो गया है, और उसको शांत करने के लिए पहले तो मैंने उसके ऊपर बर्फ़ लगाई थी, और बर्फ़ लगा के फिर उसको ना ऐसे, जब ऐसे करती थी ना तो वो चुप हो जाती थी, और जैसे ही फूंक मारना बंद कर दी वो फिर से रोने लगती। तो मैंने ये बात उनको बताई कि ऐसे करने से ये शांत हो रही है, तो उनने बोला कि ये इसको तो एंटम क्रूड दे तुरंत। तो मैंने उसको एंटम क्रूड 30 का डोज दिया, और मुझे ये था मैं बार बार उसको देखे जा रही थी, और 30 देने के 5 मिनट के अंदर ही वो सो गई। वो जब सो गई तब मैंने उसको धीरे धीरे से देखा कि खड्डा तो काफ़ी बड़ा है, पता नहीं है कितने दिनों में ठीक होगा और ये खा पी पाएगी कि नहीं तब तक। तो वो सो गई, और सो के 2 घंटे में उठी, और उठने के बाद मैंने उसको पतली पतली खिचड़ी खिलाई, एंड वो आराम से उसने खा भी ली। तो मुझे ये था कि अब ये ठीक हो जाएगी। फिर बाद में 1-2 दिन में ही उसका वो घाव भी पूरा भर गया, क्योंकि जो हमारा थूक होता है ना, सलाइवा, उसमें काफ़ी हीलिंग कैपेसिटी होती है, तो वो उसी से पूरा घाव भर गया खुद ब खुद, और वो खाना पीना भी उसका हल्का हल्का चलता रहा। तो और कुछ करने की नौबत नहीं आई। तो वहाँ से मुझे एंटम क्रूड का सूदिंग समझ आया। तो सूदिंग क्या चीज़ है ना, सूदिंग वो चीज़ है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत एग्जर्ट कर लेते हैं। एग्जर्ट मतलब हमने काफ़ी काम कर लिया, और मेंटली भी हमने इतनी मीटिंग्स अटेंड कर ली, ऑनलाइन सेशंस अटेंड कर लिए, और ये बैक टू बैक चले ही जा रहा है। तो हम चाहते हैं ना कि हम कहीं बाहर की दुनिया में चले जाएं, कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ हम आराम से बैठ सकें और जीवन का आनंद ले सकें। तो आनंद लेने के लिए हम कहाँ जाएंगे, किसी पहाड़ पे जाएंगे, या फिर हम सोचते हैं कि हम मसाज ले लें, तो हम मसाज पार्लर में जाते हैं। तो या फिर हमको लगता है हम कहीं ऐसे समुद्र किनारे जाके बैठ जाएं। वहाँ जब आँख बंद करके बैठते हैं और वो जो फीलिंग का एहसास आता है ना, वो सूदिंग होता है। तो सूदिंग जो है ना, हमको एक सांत्वना देती है, हमको एक आभास देती है कि यहाँ पे एकदम शांति है। तो हमारा जो रोज़मर्रा का जीवन है, उससे जो हमको परेशानियाँ हुई हैं, दिमागी परेशानियाँ, उसको हम कम कर सकते हैं। और फिज़िकली भी हम अपने आप को सूद कैसे करते हैं। जैसे एक केस था जिसमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी थी, और उसको लगता था आग ही आग निकल रही है मेरे अंदर से।
तो उसको सिर्फ ठंडा पानी पीने से अच्छा लगता था। तो उसको मैंने एंटिमक्रूड 1 ml का स्टार्ट डोज दिया और उसको शांति मिल गई थी। तो सूदिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने अंदर की बेचैनी को एक सांत्वना दे सकते हैं कि हाँ, शांत हो जा बच्चा, बालक शांत हो जा। तो एंटिमक्रूड जो है ना वो उसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं कि उसको एक आइडियल वुमेन चाहिए जिससे उसको प्यार मिला। अब वो वुमेन कौन होती है? जो आपके इमोशंस को समझे, सेंसिटिव होती है। तो उसमें लव सिक का एक एंगल होता है कि वो लव सिक अगर हो गया ना तो इस स्टेट में जाता है कि जहाँ उसको एंगर फ्रॉम टच्ड है और डिज़ायर फॉर आइडियल वुमेन, लव सिक, एंड उसको बेदिंग एग्रावेट में है, वॉशिंग विथ कोल्ड वाटर में एग्रावेट है। तो वीपिंग कोल्ड वाटर वॉशिंग है कि वॉशिंग और बेदिंग में हम घिसते हैं ना, उसको वो नहीं चाहिए, उससे वो और सेंसिटाइज हो जाएगा और गुस्से वाला हो जाता है एंटिमक्रूड कि उसको कोई देखे नहीं, उसको कोई पूछे नहीं, उसकी तरफ भी नहीं जाए और उसको जो हाल है उस पर छोड़ दे। उसको अच्छा किससे लगेगा? सूदिंग से। सूदिंग के लिए पास में आना ज़रूरी नहीं है, छूना ज़रूरी नहीं है। सूदिंग हम दूर बैठ के भी कर सकते हैं, उसको बस दिख जाए कि हाँ यही तो मैं चाहता था, इसी को तो मैं देखना चाहता था। तो सूदिंग एक सेंटिमेंटालिटी है। सेंटिमेंटल लोग हैं जो कवि लिखते हैं अपने प्रेमिका की याद में, कविताएं लिखते हैं या चांद के नीचे बैठ के ना, ऐसे लोगों को, राइम्स लिखने वाले लोगों को हम एंटिमक्रूड कहते हैं कि जो किसी के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि उनको उसके आगे कोई भी अच्छा नहीं लगता और वो एक जन उनकी ज़िंदगी में से जाए और वो एकदम तितर बितर हो जाते हैं। तो ऐसा स्टेट होता है एंटिमक्रूड बच्चे का कि उसको अगर लगे कि ये माँ ही है जो मेरा दर्द समझती है और मुझे सच्चा प्रेम करती है और वो एक माँ के लिए कोई और रिप्लेसमेंट बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो वो माँ भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकता है, गुरु के लिए उसका शिष्य हो सकता है, शिष्य के लिए उसका गुरु हो सकता है, और वो जाने के बाद उनकी जो हालत हो जाती है वो एंटिमक्रूड की होती है। फिर आखिरी रेमेडी है इपिकैक। इपिकैक में क्या है ना, श्रीकिंग हार्ड टू प्लीज़, ये एक उसका की पहलू है। तो एक बार मेरी बच्ची थी और उसके वो क्या हो गया ना, पलटना सीखते हैं ना बच्चे, तो वो पलटते पलटते गिर पड़ी बेड पे से। तो पहले ये था कि बेड ही नहीं होते थे, ज़मीन में ही बच्चे रहते तो ज़्यादा अच्छा रहता था। फिर उसके बाद से एक्चुअली मैंने उसको बेड पे ही सुलाना, ज़मीन में ही बिस्तर लगाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये पलटने लगी है। वो पहली बार ही पलटी थी और वो जो भी मैंने आसपास लगाया था सब धक्का मार के गिर पड़ी। और ऐसा हो गया कि मैं घर पे नहीं थी, मैं क्लिनिक में थी। जब तक कि मैं आई वो इतना रो चुकी थी ना, बहुत ज़्यादा रो चुकी थी। घर में और भी लोग थे तो लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अरे ये गिरने की वजह से रो रही है। सबको लगा ऐसे ही सो के उठी है तो रो रही होगी। तो थोड़ी देर बाद गए, देखा तो वो ज़मीन में थी। तो इतना रोई। फिर मैं गई, उसको कैसे भी शांत किया और उसकी आँखों में वो दुख दिख रहा था कि तू क्यों नहीं थी करके। और शाम तक उसके मुंह में करीब 100 छाले आ गए। धीरे धीरे पूरा मुंह छालों से भर गया। अब मैं सोचूं कि अब क्या किया जाए, तो सब लोग घर में पैनिक थे। सबने बोला नहीं पीडियाट्रिशियन को दिखा। तो मैंने सोचा नहीं, बच्चा उनका भी है, जाके दिखा लेती हूँ। जाके दिखाया, सर से भी बात चालू थी तो उनने पहले कुछ रेमेडी बताई, फिर उसको इग्नेशिया दिया गया था, लेकिन कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर बाद में पीडियाट्रिशियन को भी दिखाया, उसने बोला ये तो वायरल एरप्शंस हैं और आप ये जेल लगा दो तो उसको राहत आएगी। लेकिन वो जेल से भी उसको राहत नहीं आ रही थी और बीच रात में 2-3 बजे ऐसी हालत हो गई ना कि वो रोना चुप ही ना करे। मतलब मैं उसको हर तरह से हिला रही हूँ, झटकार रही हूँ, जैसे सिना को करते हैं, सिना भी करके देख लिया, कैमोमिला करके देख लिया, आर्सेनिक करके देख लिया, फिर एंटिमक्रूड करके देख लिया, लेकिन वो शांत ही नहीं हो रही। सब रेमेडीज़ भी दे दिए थे लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। उसको हम कितना नीचे घुमाने ले गए रात में, उसको बहुत कुछ किया, पानी पिला रहे हैं, फीडिंग करा रहे हैं, बट शांत नहीं हो रही। ऐसे ही एक बच्चा आया था मेरे क्लिनिक में, करीब 4 साल का।
और वो अपने माँ और दादी के साथ आया था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी इस केस में कि वो बच्चा बैठा था दादी की गोदी में और यहाँ बैठी थी माँ। तो मैं सोची ये बच्चा नॉर्मली माँ की गोदियों में होता है और दादियों को लोग बच्चे जनरली इतना प्रेफर नहीं करते हैं, और वो भी माँ के सामने। तो मैंने सोचा ये ठीक है, होगा कुछ। और वो भी 4 साल का। तो एक बात ये भी थी कि वो अलग भी बैठ सकता था, पर वो अलग भी नहीं बैठ रहा है। फिर पता चला कि उसके डिलेड माइलस्टोन्स हैं, मतलब उसको बोलना नहीं आता है और उसको चलना भी नहीं आता है। तो मैं सोची 4 साल का बच्चा तो ज़्यादा हो गया। फिर धीरे धीरे माँ की हिस्ट्री, और इतने में क्या था ना, ये बच्चा रोए जा रहा था हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, यो यो। और उसकी दादी उसको संभालने में लगी हुई है, उसको कभी कुछ दिखा रही है तो कभी कुछ दिखा रही है, वो चुप ही नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे दादी उठी, उसको यहाँ अलग अलग चीज़ें दिखा रही है, घुमा रही है उसको बाहर। इतना ज़ोर से रो रहा था ना वो कंटिन्यूअस, कि हम लोग बात भी नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे से। उसको बाहर लेके गई, बालकनी में घुमाने लगी। वो पॉलीक्लिनिक में बालकनी थी तो वहाँ दिखा रही है, मार्केट दिखा रही है। उसको किसी भी चीज़ से शांति नहीं मिल रही थी। तो माँ के हिस्ट्री से पता चला कि माँ सुबह से जाती है, रात को आती है, तो वो रहती नहीं है घर में। लेकिन वो जब आती भी है तो वो लेती है ना बच्चे को, तो बच्चा झटकार देता है कि नहीं चाहिए, और बोलता है ऐसे ऐसे करता है, मतलब ये कपड़ा जो तुमने पहना है ये चुभता है मुझे। तो वो इसलिए दादी की गोदी प्रेफर करता है, क्योंकि दादी एकदम सूदिंग कॉटन कपड़े पहनती है, तो वो दादी की गोदी में रहता है। लेकिन वहाँ भी इतना रोना। और फिर उसने वीडियोस भी एक आध मुझे भेजे थे जहाँ वो हाथ पैर मार रहा है, थूक निकल रहा है उसका, और ज़मीन में यहाँ करके इतना रोता है वो कि उसको बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, उसको चलना भी नहीं आता, उसी में घिसे जा रहा है, अपने आप को राउंड राउंड घूमे जा रहा है। इतना ज़्यादा भयंकर रोना था उसका। फिर उसको एपिकैक का डोज दिया गया। जब एपिकैक दिया वो उससे एकदम शांत हो गया, उसका बुखार चला गया, उसके सर्दी ज़ुकाम जो हर 10 दिन में होते थे वो बंद होने लगे, और वो उसका गैप बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो बोलने लगा और वो स्कूल जाने लगा, क्योंकि वो उसको स्कूल भी छोड़ के आते थे ना टीचर्स परेशान कि ये चुप ही नहीं होता है, इसको आप रखो अपने पास ही। तो वो स्कूल भी नहीं जाना प्रेफर करता था। तो वो धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, फिर वो बोलने लगा, फिर वो पकड़ के खड़े होने लगा, चलने लगा। 6 महीने के अंदर उसके माइलस्टोन्स अचीव होने लगे, और धीरे धीरे उसने सब पिकअप कर लिया, जो भी वो लेवल के बच्चों का था उसने सब कुछ पिकअप कर लिया। और उसके सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार पेट का जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, उल्टी कर देता था, कुछ खाता पीता नहीं था, सब कुछ एपिकैक से कंट्रोल हो गया। और एपिकैक के 2-3 डोजेज़ ही गए थे, जब भी अक्यूट आया तो वाटर डोज बना के रिपीट करते थे। और धीरे धीरे उसका स्टेट चेंज हुआ, वो कैमोमिला के स्टेट में गया, फिर वो पल्सिटिला के स्टेट में गया। तो वो जब स्टेट इम्प्रूव हुआ, क्योंकि एपिकैक इज़ अ वेरी हाई इंटेंस क्राइंग, उसमें श्रीकिंग इतना ज़्यादा है, चीखना चीखना जो आपके कानों को लगे, एंड हार्ड टू प्लीज़। मोरोज बिकॉज बिजनेस डज नॉट प्रोसीड फास्ट। तो वो मोरोज बच्चा जो है ना, आपको दिखेगा कितना खिंचा हुआ, दुखी, और ऐसा लगता है कितना रोया है, वो मोरोज का चेहरा होता है। तो ये बच्चे जो है ना जेलसी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कि दूसरे को मिला, मुझे नहीं मिला, उसके पास है मेरे। और गवर्नमेंट है, चाहते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत चीज़ों का शौक़ है, लेकिन जो देने वाला है वही अगर नहीं है, या वो स्टेट में नहीं है कि वो दे सके, वो एकदम से बिखर जाते हैं। तो ये जर्नी है इन 5 रेमेडीज़ की। आई जस्ट होप, मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आए और महत्वपूर्ण लगे, और आप इसको अच्छे से सक्सेसफुली आप इसको अप्लाई करें। जहाँ भी आपको लगे कि कुछ अड़चन है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप जितना इसको फैलाएंगे उतना होम्योपैथी बढ़ेगी, होम्योपैथी का नाम बढ़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट सबके लिए। सबको नया साल आने वाला है, तो दिसंबर महीने को खूब अच्छे से एंजॉय करिए और घूमिए फिरिए। और बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो उसका आनंद ले सकते हैं अब तो ठंडियों का। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।